हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके, जो कि ये पेपर है हम अगस्त 2023 का साइंस पेपर 2। तो ये वीडियो जो है बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको अप्रोच बताऊंगी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सीटेट ने। जैसा कि लेवल केंद्रीय विद्यालय में आता है, उसी तरह से सीटेट का भी पेपर है। तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप एक नौकरी पाने के लिए एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, या आप सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो पेपर का लेवल और स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो चलिए पेपर को देखते हैं। और ये पेपर सॉल्व करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल से काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। मेरे चैनल पे मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी अपलोड की है, जो कि 40 मिनट्स में पूरी समरी कवर है, और समरी ऐसे फॉर्म में कवर है कि आपको समझ में आए। बोर्ड में मैंने प्रॉपर उसे एक्सप्लेन किया है। तो 40 मिनट में आप 2x की स्पीड पे आप इसको देख सकते हैं। आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप जाकर चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये असर्शन और रीजनिंग अभिकथन और तर्क का एक क्वेश्चन है। इसमें जो ये क्वेश्चन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से दिया गया है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, ये आ चुका है। तो इसका मतलब आगे जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको मेरे चैनल पे हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कैसे ब्लड का फ्लो होता है, ये मैंने चैनल पे अपना एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, और बहुत ही आसान तरीके से, जो हार्ट का डायग्राम बहुत टफ लगता है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। तो आपने अगर नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अमाशय, एक सेकेंड। हाँ, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ठीक है। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो देखो फटाफट से डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरे चैनल पे एक वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको जाकर आप देख लीजिए, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फटाफट से 2 मिनट में यहाँ समझा देती हूँ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। ठीक है। डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है माउथ से, और एंड हो रहा है कहाँ पे? एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर पूछे कोई कि डाइजेशन शुरू कहाँ से हो रहा है, तो आप बोलेंगे माउथ से, और एंड कहाँ हो रहा है डाइजेशन का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। दूसरी चीज, माउथ में जो डाइजेशन होता है, तो माउथ में डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है, और एंजाइम हो जाती है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से जो है माउथ में डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में होता है। अगर मैं माउथ की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ठीक है। स्टमक की बात करूं तो स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। ठीक। और बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रेस्ट डाइजेशन, जितना भी फूड का है वो रेस्ट जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ऑप्शंस देखते हैं कि क्या असर्शन और रीजन का आंसर है इसका। तो डाइजेस्टिव जूसेस नीड्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई भी डाइजेस्टिव जूस है जिसको एक्ट करना है, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत है। तो इसको अभी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, HCl है, HCl मीडियम को क्या कर रहा है? एसिडिक बना रहा है। ठीक है। HCl मीडियम को क्या कर रहा है? एसिडिक बना रहा है। अब ये HCl जो काम करेगा किस पे? ये HCl काम करेगा पेप्सिन पे, जो कि कहाँ पे है? स्टमक में। जब ये पेप्सिन पे काम करेगा, तभी पेप्सिन जो है वो एक्ट करेगी किस पे? प्रोटीन पे। तो जो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ है? स्टमक में हो पाएगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है?
ठीक, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में हमारे 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, है तो इतनी ज्यादा मात्रा में, पर प्लांट्स इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट्स को यूज करने के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। समझ के चलेंगे तो आगे क्वेश्चंस किसी और फॉर्म में आएगा, तो उसको क्या है, उसको सॉल्व करने की अप्रोच आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एक म्यूचुअल रिलेशन बनाता है, ठीक है। इस म्यूचुअल रिलेशन में क्या हुआ, ये इसकी मदद करेगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम की मदद करेगा, और राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की मदद करेगा। ठीक है, अब राइजोबियम कैसे इसकी प्लांट्स की मदद करता है, तो राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, यूजेबल फॉर्म में। अब ये यूजेबल फॉर्म जो है वो प्लांट्स जो है वो उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन, ये गलत है। एक सेकेंड, ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये क्या करता है, ये करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस डज द स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो बात आ जाएगी तुरंत mgh की, मतलब यहाँ पे बात आ जाएगी किसकी, हाइट की। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज्यादा रहेगी, जब कोई भी चीज हाइट पे रहेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं इसके ऑप्शंस को देखूं कि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है, तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब भूमि पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, नीचे है, मतलब इसकी हाइट इधर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाइट इधर नहीं है, तो चलिए इस ऑप्शन को एक होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया गया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको मतलब थोड़ा सा खींचा गया है, पर वो भूमि पर जो है वो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा कंप्रेस किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह ऊंचाई पर रखा। अब देखो जैसे ऊंचाई वर्ड आ गया तब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, जीरो नहीं होगी, तो इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है, द स्प्रिंग को तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा गया। अब फिर बात आ गई ऊंचाई की, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब 1 और 2 में देखते हैं, तो देखो इसमें क्या है कि स्प्रिंग, फर्स्ट वाले ऑप्शन में स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाता है और ना ही खींचा जाता है, तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी जीवों को समाविष्ट किया जाता है। देखिए मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, तो अब इसकी क्वालिटीज होती हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं एक्टोथर्म्स, पहली बात। अब इसका मतलब क्या है, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। और रेगुलेट कौन कर पाते हैं, तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ह्यूमन क्या हो गया, ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, ह्यूमंस आर ऑल्सो एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन, एक सेकेंड, वेल, फ्रॉग और अर्थवर्म। तो वेल क्या हो गई, वार्म ब्लडेड,
ठीक है। और डॉल्फिन क्या हो गई, इट इज ऑल्सो वार्म ब्लडेड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्नेक, फ्रॉग और कॉकरोच जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। केजी मीटर पर सेकेंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, यूनिट ऑफ, ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। क्लियर। और जो वॉट सेकेंड है ये भी किसकी यूनिट है, ये भी यूनिट है किसकी, एनर्जी की। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी की यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है ये यूनिट किसकी है, ये यूनिट है न्यूटन, मतलब फोर्स की यूनिट है। ठीक, न्यूटन जिसकी यूनिट हो जाती है। क्लियर। और न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर ये किसकी है, ये टॉर्क की है। तो ये दोनों अलग अलग हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट वाला ऑप्शन और न्यूटन मीटर अलग अलग हो गई। और जूल पर सेकेंड जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है पावर को। ठीक, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल्स फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल ऑफ द मदर फ्यूज टू फॉर्म डैश। तो क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं कि जाइगोट बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये एम्ब्रियो वाला ऑप्शन तो जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, एम्ब्रियो वाला। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। द सेल बिगिंस विच डिवाइड्स रेपिडेटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। द सेल बिगिंस टू डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एक्स। ठीक है, एक्स बनता है ये। अब देखते हैं क्या है एक्स। द स्टेज ऑफ एक्स इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स इज आइडेंटिफाइड, ये क्या है, जेड। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलेत होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तो डब्लू क्या हो गया हमारा, डब्लू हो गया हमारा जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगते हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। तो ये विकसित होती संरचना क्या हो गई, ये हो गई एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण। ठीक, ये विकसित होती संरचना क्या हो गई, भ्रूण। इस विकसित संरचना को एक्स कहते हैं जो कि वाई की दीवार में रोपित होती है। अब दीवार में क्या रोपित होती, दीवार में क्या चीज हो गई, यूट्रस। यूट्रस की दीवार में आके जो है वो चिपक जाती है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल में आके चिपक जाता है, तो गर्भाशय में चिपक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फीजिबल। विच निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। ठीक है, पीबी SO4 प्लस Fe, AlCuSO4 प्लस Fe, CuSO4, Zn प्लस CaSO4 Mg। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज कैसे है, जैसे कालू, नाम, का मदारी, आलू, जरा, फीके, पकाता है। ठीक है, तो कालू नाम का मदारी मेरा एक निमोनिक्स है, कालू नाम का मदारी, आलू जरा फीके पकाता है। तो सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी और हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देखो Zn प्लस जो ये वाली सीरीज है, मतलब Zn प्लस CaSO4, इसमें देखो Zn कहाँ है, Zn ये लिखा है। ठीक है, Ca कहाँ लिखा है, Ca ऊपर लिखा है। तो Zn Ca को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। ठीक है, क्योंकि Zn जो है वो
नीचे है, अगर Zn ऊपर होता तो रिप्लेस कर लेता, ठीक है। तो Zn नीचे होने की वजह से कैल्शियम से वो रिप्लेस नहीं कर पाए क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में लो है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। देखो सबसे पहला है, एक मिनट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट का क्या हो जाएगा, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो हो जाएगा इसका, ए बी डी, मतलब जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड ए बी सी डी आर गिवन बिलो। मतलब 4 द्रव्यों ए बी सी डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। पहला है, देखो डेंसिटी दिया हुआ है और घनत्व। अब पहला क्या है, एक बिंब जो द्रव्य सी में तैरता है वह द्रव्य ए में तैर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। देखते हैं, एक बिंब जो, अब देखो ए बी सी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इनकी डेंसिटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इसकी डेंसिटीज जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो 69th में अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ए और सी में देखो 820 और 924, इसमें और इसमें क्या है, डेंसिटीज डिफरेंस कम है, इसमें और इसमें डेंसिटी में डिफरेंस बहुत कम है। पहली चीज ये देखेंगे। दूसरा देखो, अगर इसमें ए वाले ऑप्शन में, अगर ए वाले ऑप्शन में और सी वाले में ऑप्शन को मैं कंपेयर करूं तो इसके बीच में डेंसिटी जो है वो डिफरेंस ज्यादा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर अभिकथन और तर्क का एक क्वेश्चन है। विद्युत धारा एक राशि, वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये रीजन है, ठीक है। अब इसका जो अभिकथन असर्शन क्या है, असर्शन दिया हुआ है इन्होंने कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात तो गलत है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अब इसका रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर होने के बावजूद इसके पास इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो थोड़ा जानना जरूरी है। तो स्केलर क्वांटिटीज में कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जो कि आप याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में एग्जांपल्स हो जाएंगे एनर्जी, ठीक है, वॉल्यूम, मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर और एरिया, ठीक है। ये क्या होगा, एक स्केलर हो गए। और वेक्टर के एग्जांपल्स, मतलब जिस वेक्टर मतलब वी, देखो वी है ना, तो एक तरफ मैग्नीट्यूड और एक तरफ डायरेक्शन, इससे भूलोगे नहीं, ठीक है। ऐसा वी बन रहा है, देखो वी बन रहा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टॉर्क, ठीक है, वेट, एक्सिलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इस बार ये दिया, हो सकता है अगली बार कोई और दे दे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, वेक्टर हो गए, और इधर क्या हो गए, स्केलर हो गए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कंटेन, विच ऑफ द निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों को में स्वयं का डीएनए होता है। देखो प्लास्टिड में स्वयं का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है। वैक्यूल एक जो रिक्तिका होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे डीएनए नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट किसका,
प्लांट का वेस्ट आकर इसमें इकट्ठा हो जाता है या फिर वाटर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, किसमें, रितिका में। और नाभिक न्यूक्लियस में तो ये डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, मतलब विच ऑफ द, इसमें देखना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेलीज कंटेन देयर ओन डीएनए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट। ठीक है, देखो कौन सा सही है। सभी सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखो सभी नहीं होते हैं, ठीक है, सभी की बात नहीं कह सकते क्योंकि सभी सूक्ष्मदर्शी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो क्या होता है, ये हम अपनी आंखों से देख देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसके बाद इसकी जो ये बात हो गई कि ये तो गलत हो गया। ठीक है, सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल में देखो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास जो है सेल वॉल होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब सभी के पास केंद्रीय झिल्ली, केंद्र की झिल्ली होती है। ये बात बिल्कुल सही है और गलत है जो कि, ठीक है, सभी के पास केंद्र की झिल्ली होती है ये ऐसी बात जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैं जो उनके पास नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्टली मैचेस द टाइप ऑफ वेस्ट, मतलब उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट के प्रकार और कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सम्मिलित होंगे। देखो प्लास्टिक की बोतल, जो प्लास्टिक होती है इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्या हो, डिग्रेड होने में। तो दो तरह के जो वेस्ट होते हैं, एक तो डिग्रेडेबल और एक नॉन डिग्रेडेबल, मतलब ऐसे वेस्ट जो कि आसानी से डिग्रेड हो जाए और ऐसे वेस्ट जो कि आसानी से डिग्रेड ना हो, इसीलिए जो है सूखा कचरा और गीला कचरा जो है वो अलग रखा जाता है। ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको अलग फेंका जाता है। तो जब अगर हम डायरेक्टली मैच करें तो प्लास्टिक वेस्ट को, जो प्लास्टिक की बोतल है उसको अनेक वर्ष लग जाएंगे। तो इसको अगर मैं ए से 5th में देखूं तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 मुझे मिल जाता है। ठीक है, अब कागज, केले का छिलका, केले का छिलका जो है वो 10 से 30 दिन में जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, 10 से 30 दिन में। तो जो डी का है वो 3 हो जाएगा, डी का जो है वो 3 ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है। अब देखो एक समान वेग है, मतलब एक मिनट, एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। अब फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 आया क्यों, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है 15 इंटू 0। तो क्या हो जाएगा, फोर्स भी हो जाएगा 0 न्यूटन, मतलब इसमें कोई भी जो है वो फोर्स नहीं लग रहा है, 0 फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एन आयन X3+ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट X, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन X3+ इज। देखो X3+ है, मतलब कि जो इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया है 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 है। अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर बराबर हो जाता है किसके, बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब इसमें एक्स जो है +3 है, मतलब जो है एक्स को, X3 जो है उसको जो है लूज कर सकता है। ठीक है, एक्स एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 - 3 हो जाएगा। X3+ को अगर मैं देखूं तो X3+ 13 - 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो इसका मतलब जो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हुए इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर।
तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, 27 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकल के आ गए, 14। ठीक है, और ये क्या हो गए, ये 10 जो आया ये हमारा क्या आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 हो गए। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका 75th का फोर्थ ऑप्शन, 13, 10 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब द्विलिंगीय पुष्पों के बारे में पूछा गया है कि आपको बताना है द्विलिंगीय पुष्प क्या है। तो देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो दोनों होते हैं, दोनों में यूनि और बाय दोनों हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से 76 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी क्या है, इसमें गलत कथन जो है वो देखना है। तो दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है। दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारणा क्षमता बेहतर होती है। चिकनी मृदा के कणों का आमाप दुमटी मृदा के कणों के आमाप से ये अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहली बात है, आपको इसमें जानना ज़रूरी है कि जो क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल है, इसके बीच में डिफरेंस जानना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात देखो, सबसे ज़्यादा देखो सैंडी, दूसरा क्लेई और तीसरा लोमी। ठीक है, तो सैंडी में पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप उसको टच करके बिग पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ तो इसमें बिग पार्टिकल्स होते हैं। और क्लेई में क्या होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब फाइन पार्टिकल्स हैं तो इसकी जो है वो पर्कुलेशन कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसकी पर्कुलेशन मतलब कि पानी जो है वो नीचे आसानी से आ जाएगा, इसमें पानी जो है आसानी से नीचे नहीं आ पाएगा। और लोमी में क्या होता है कि दोनों की मिली भगत होती है, दोनों की मिली भगत। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सैंडी जो है वो सबसे ज़्यादा पानी तेजी से निकलता है, फिर क्या हो जाएगा लोमी में, और फिर क्या हो जाएगा क्ले में। ठीक है, ये इसका एक थ्योरी हो गई। अब चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनकरेक्ट देखना है। तो इनकरेक्ट में जो पहला है कि क्लेई सॉइल इज बेटर, एक मिनट, क्लेई सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। तो ये गलत बात है कि क्लेई जो है बेटर एरिएटेड नहीं होती, इसको ऑपोजिट लिखा होता है, इसका आंसर ठीक हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन रमिंग द सर्फेस ऑफ मैच बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद ही रखना है, गन पाउडर और रेड फॉस्फोरस जो है उसके साइड में, जहाँ से ऐसे ऐसे अगर तीली को घिसते हैं तो वहां से जो तीली जल जाती है तो वो रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी सेक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। मतलब ए और बी अपने हार्मोन्स तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो देखो, आदेश देने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाती है, ये होती है पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है तो पिट्यूटरी कहाँ पे, लास्ट में है। तो ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है उसमें ही जो है पिट्यूटरी जो है वो लास्ट ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का 2 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल। ठीक, पिनहोल कैमरा जो है सूची छिद्र कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो देखो, सबसे पहले बात आपको समझनी होगी कि पिनहोल कैमरा होता क्या है। तो पिनहोल कैमरा जो होता है वो एक सिंपल कैमरा होता है, उसमें छोटा सा, मतलब ऐसा कैमरा है, इसमें एक छोटा सा यहाँ पे छिद्र कर दिया जाता है। तो इधर से जो है लाइट जो है वो एंटर करती है। तो अब जब लाइट एंटर कर रही है तो ये लाइट एंटर करेगी कैसे, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में।
तो पिन होल कैमरा में लाइट का जो एंटर हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में है। अब ये जो इमेज बनाएगी, ये इमेज स्क्रीन पे कैसे बना देगी, ये इमेज बनाएगी रियल और इन्वर्टेड, मतलब सीधी ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा दिखने लगेगा, ठीक है। रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगा इमेज, ठीक। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सुटेबल एक्सप्लेन कर रहा है इस फैक्ट को, देखते हैं। तो लाइट डिफ्रैक्ट्स एंटरिंग ऑन अ स्मॉल ओपनिंग, डिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नीचे ऊपर चला गया ज़रा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं किसके, पेडागोजी के। पेडागोजी मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन तो एक है, ठीक है, क्वेश्चन तो एक है पर इसके उत्तर जो हैं वो अनेक हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5। तो एक क्वेश्चन के अनेक उत्तर जो जिस भी आंसर में मिलेंगे क्वेश्चन के, तो वो क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, ओपन एंडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए। तो पहला है कि वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये सीधा सीधा उत्तर है कि ह्यूमंस का में डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से नहीं होता है कि वो डाइजेस्ट कर पाए सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज कौन डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब ऐसे जानवर जो कि घास खाते हैं। काऊ हो गई, ठीक है, हॉर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर पाते हैं आसानी से। क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, पहली बात ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। दूसरी बात, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम एक एरिया प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है सेल्यूलोज के डाइजेशन में। और ये क्या फॉर्म करते हैं, कड फॉर्म करते हैं, जो कि बाद में जुगाली कर पाते हैं। गाय लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बात समझ में आ गई कि एनिमल्स में ये प्रक्रिया जो है वो आसानी से होती है। तो अब ये पहला क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, ये ओपन एंडेड नहीं है। व्हाट इज सेल्यूलोज मेड अप ऑफ, ये भी डायरेक्ट आंसर है। फिर व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन कुड डाइजेस्ट सेल्यूलोज, 5 ऐसे क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। तो ये जो आंसर है उत्तर नंबर 3, ये जो है ये बता रहा है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ इशारा दे रहा है। अब एनी 5 ऑर्गेनिज्म बताओ, तो ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द करिकुलर प्रैक्टिस करेंटली बीइंग फॉलोड इन स्कूल। निम्नलिखित में कौन से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। देखो, सबसे पहली बात है कि जो पहला ऑप्शन है कि प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स एक अलग अलग सब्जेक्ट है प्राइमरी लेवल पे। साइंस को क्या बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं, और मैथ्स की तो अलग, गणित का जादू ये किताब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आर बीइंग टॉट इंटीग्रेटिवली एज अ साइंस इन सेकेंडरी सब्जेक्ट। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रासायनिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान में पढ़ाया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है, तो ये बात भी जो है बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हमें पूछा गया है कौन कौन सा सत्य ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है हमारा ऑप्शन जो है वो सत्य ऑप्शन है। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि अब मैं सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको फटाफट से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सब इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ईवीएस का और साइंस का प्रॉपर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी बहुत सारा मिलेगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर उसको ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी
विद्यालयों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में शामिल किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का तापमान माप रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीकर में वो जो है वो टेम्परेचर नाप रहे हैं। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या कथन है, और इसमें जो है सुटेबल नॉट के आंसर जो है पूछा गया है, तो इस पर आप गोला लगा लेंगे। तो पहला, पेड यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर। देखते हैं, एंश्योर दैट थर्मामीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ अ बीकर, मेजर द बॉइलिंग पॉइंट एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज अ स्टैंड और टू सस्पेंड द थर्मामीटर। तो इसमें क्या है, बच्चों को टैप वाटर मतलब जो नल से निकला हुआ पानी है, जो नल से निकला हुआ पानी है उसको बच्चों को क्या करना है, उसको देखना है कि उसका टेम्परेचर कितना है। मेन क्या पता करना है, उसका टेम्परेचर पता करना है। तो सबसे पहली बात इसमें आपको पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक ऐसे थर्मोमीटर होते हैं जिनमें कुछ जो है बातों को बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात कि ये जो है वो टच नहीं करने चाहिए इसकी तली से। ठीक है, इनकी तली से जो बल्ब है, जो थर्मामीटर का जो नीचे का हिस्सा बल्ब होता है, ये इसकी तली से जो है वो टच नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसकी दूसरी चीज़ क्या है, इसकी वॉल से भी, मतलब जो जिसमें टेम्परेचर नापा जा रहा है उस बीकर की वॉल से भी टच नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि ये सस्पेंडेड होना चाहिए, मतलब ऊपर से लटका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो, ये तो ऑप्शन सही है। इसमें नॉट पूछा गया कि पे अटेंशन टू द लीस्ट काउंट, बारीक को देखना है, एकदम बारीक, तो लीस्ट काउंट पे तो अटेंशन देना पड़ेगा। फिर एंश्योर दैट थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स, यह सुनिश्चित करना कि थर्मोमीटर बीकर की दीवारों को ना छुए, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी को मेजर करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा नॉट वाला, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट जो ऑप्शन है कि थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लटकाएंगे तो वो नीचे की तली को जो है वो टच कर जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इश्यूज इन द स्कूल। अब देखो, इसमें सोशियो साइंटिफिक इश्यूज की बात कर रही है, मतलब सामाजिक वैज्ञानिक मामलों के पे बच्चों को चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है, पर अब इसमें कैनॉट पे पूछा गया है। तो अब अगर जो सामाजिक वैज्ञानिक मामलों पे बच्चे चर्चा कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स तो बच्चों में डेवलप होगी, मतलब तर्क वितर्क की क्षमता तो बच्चों में डेवलप होगी, ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। फिर विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक, तो समझ भी बनेगी क्योंकि वो तर्क वितर्क कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न हो रहने की क्षमता को विकसित करना, तो ये भी बात सही है कि वो रीजनिंग उनकी कैपेसिटी डेवलप होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन है कि एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर टीचिंग द चैप्टर रेस्पिरेशन, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। तीन परख नलियाँ 3 टेस्ट ट्यूब लेती है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, A, B और C। एक में क्या कर दिया, एक और उसमें 3 चौथाई जो है सब में पानी डाल दिया। ठीक है, फिर देखते हैं A, B, C को अंकित कर दिया। परख नली A में घोंघा डाल देती है। ठीक है, परख नली B में पादप, एक पौधा और एक घोंघा, 2 चीज़ डाल देती है। और C में पादप डालती है, सिर्फ एक पौधा डालती है। कीप द स्नेल एंड द प्लांट बोर्ड। ठीक है, शिक्षिका अब तब विद्यार्थियों से पूछती है परख नली CO2 का उच्चतम साधारण होगा, मतलब द टीचर देन आस्क द स्टूडेंट विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन CO2 की है। तो अब बच्चों से वो पूछ रही है, तो बच्चे क्या करेंगे, अब इस बच्चे इसमें पूर्व अनुमान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ आंसर निकला नहीं है, अभी आंसर निकलने, ये क्या है, आंसर निकलने से पहले की स्थिति है, निकलने से पहले की स्थिति। ठीक है, तब अब एस्टिमेट तो अनुमान नहीं लगा रहे हैं, एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं बच्चे, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट
ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। अब देखो एक्सटेंडेड लर्निंग की बात हो रही है, मतलब कि ऐसी लर्निंग जो कि उनको टेक्स्ट बुक से बाहर करके सिखा सके। अब नॉट की बात आ गई। एक्सटेंडेड लर्निंग है, बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे अपनी चीज़ों को समझेंगे, दूसरों से बातें करेंगे, दूसरों से सीखेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। These are an important value addition to children repertoire of knowledge and skills। ठीक है, देखते हैं। These form an important basis of student evaluation। यहीं पे आ जाएगा गलत। आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इवेल्युएशन थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर वो एक्सटेंडेड लर्निंग कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को और बढ़ा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो इसका नॉट वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 86 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डिनरीली नॉट इम्प्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। ठीक है, कंटेंट कितना ज़्यादा है उसमें, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग की बात हो रही है, मतलब कि एक कोई टॉपिक है, मान लो अब एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीम है। अब टीम है कैसे, मतलब कि वो 1 2 3 4, मतलब एक ने पढ़ाया, दूसरे ने पढ़ाया, तीसरे ने पढ़ाया, चौथे ने पढ़ाया। तो इसका मतलब इनका पढ़ाने का तरीका अलग, इनका पढ़ाने का तरीका अलग, इनका पढ़ाने का तरीका अलग, इनका पढ़ाने का तरीका अलग। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चे के अंदर जो कंसेप्ट डेवलप हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बेस्ट हुआ। ठीक, तो अब इससे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन है। इट इज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर लार्ज साइज क्लास। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि लार्ज साइज क्लास हो तभी ये इफेक्टिव होगा। इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टाइज, मतलब यह विविधि सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इट मेक्स टास्क असेसमेंट की बात आई, फिर ये गलत हो जाएगा। इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये बात गलत है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, 1 मिनट। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in spherical mirrors। ठीक है, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त गतिविधि कौन सी सबसे अच्छी होगी। तो देखो, बच्चों को डायरेक्टली बताना कि दर्पण से सीधी रेखा आ रही है कि उल्टी रेखा जा रही है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों को उसके नियम लिखवाना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों को परावर्तन के नियम स्पष्ट करना गलत हो गया। विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों के कारण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है, ये भी गलत, मतलब कर्व मिरर के बारे में बताना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्पून दिया जाएगा, अब स्पून से बच्चे खुद ही देखेंगे कि कैसी उनकी इमेज बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है आज का। और आखिरी क्वेश्चन में पहुंचने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आपको एनसीईआरटी क्लास 6 की 40 मिनट्स में समरी के फॉर्म में है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चाइल्ड। नॉट की बात पूछी गई तो अब नेगेटिव स्टेटमेंट देख लेते हैं। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये उत्तर सही है। ठीक है, साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड, अब जो सीख रहा है वो बच्चा वो एनवायरमेंट से भी उसको रिलेट कर पाए, बिल्कुल ठीक है। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन्ड इन द स्कूल, यहीं पे बात आ गई गड़बड़। ठीक है, साइंस क्लासरूम प्रैक्टिसेस शुड बी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, यही बात ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये सेशन आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अभी ऐसे ही मैं 2 फरवरी 2023 का भी पेपर नेक्स्ट अपलोड करूंगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और इससे ये समझ में आता है कि पेपर जो है डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, पेपर को बहुत घुमा के, बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग जो पेपर की बात है कि अप्लाई करना, कि अब आपको जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पेडागोजी रूल लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, इस हिसाब से जो है वो पेपर बन रहा है। तो इसके लिए आपको कंटेंट पढ़ना, कंटेंट की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी और आपको हेल्प भी करेंगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ऐसे भी आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।